हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 32nd जो है आपकी क्लास है हिस्ट्री की। इससे पहले जो है जियोग्राफी की क्लासेस आ चुकी हैं, जो मैं आपको हर क्लास के पहले बताता रहता हूं। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाके देख सकते हैं। मुगल्स की एक पार्ट नंबर 4 है मुगल्स का, जिसमें हम देखने अभी तक जहाँ देख चुके हैं शाहजहाँ तक हमने देख लिया है। आज हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, और उसके बाद जो है जो मुगल डायनेस्टी रही उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो मैं क्विज पूछता हूँ उसका डिस्कशन मैं लास्ट में करवाता हूँ, तो जो लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों का उसका डिस्कशन छूट जाता होगा। मैं जहाँ से बोल देता हूँ तो आज की क्लास में इतना ही। इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं तक आपकी जानकारी खत्म हो चुकी है। उसके बाद मैं कोई भी टाइम पास नहीं करता हूँ। जो आपको क्विज दी गई होती है उस क्विज को एक तरीके से डिटेल में बताता होता हूँ। तो लास्ट का जो 4-5 मिनट होता है वो क्विज का डिटेल होता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलती हैं, इसलिए वो लास्ट का पोर्शन मिस ना किया कीजिए। और हो सके तो आप क्विज का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो कि मुगल्स, जो ग्रेट मुगल्स बोले जाते हैं या जो आपके अर्ली मुगल्स बोले जाते हैं, अर्ली मुगल्स में से सबसे लास्ट राजा था जो पावरफुल था, और ये उन सब में 6वें नंबर पे था। 6 नंबर का रूलर था और जो आपकी मुगल डायनेस्टी है उसकी। इसके पहले मुगल डायनेस्टी के बारे में, उसकी जो रीजन्स हैं वो कहाँ से हुए, ओरिजिन कहाँ पर रहा उनका, क्या कहते हैं, उनके जो पैतृक और माता दोनों साइड से उनके वंश कौन कौन से थे, क्या उनके नाम थे, ये सब मैं पिछली क्लासों में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो जाके देख सकते हैं। औरंगजेब ने शासन स्टार्ट किया 1658 से। 1658 में इसने और जो इनके भाई थे उन सब पे एक तरीके से विजय पाने के बाद, क्योंकि इनमें हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस हुए थे और गद्दी के लिए जो है मारकाट चलने लगी थी। सबसे बड़ा लड़का जो था शाहजहाँ का, वो उसका नाम था दारा शिकोह, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। दारा शिकोह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको आप अकबर के बाद दूसरा सहिष्णु व्यक्ति मान सकते थे मुगल मतलब एम्परर्स में से। अगर ये राजा बनता तो हो सकता है हिस्ट्री थोड़ी सी अलग रही होती। ठीक है, इसको कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने लिटिल अकबर का भी नाम दिया हुआ है। लिटिल अकबर का नाम इसको दिया है कुछ इतिहासकारों ने, इसलिए या इसकी जो महानता है वो आप समझ सकते हैं। इसने उपनिषदों का जो है ट्रांसलेशन करवाया और भी इसने काफ़ी कुछ काम किया, जो मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में अगर बात करें तो मुगल एम्पायर वॉज एट इट्स मैक्सिमम एरिया, अगर एरिया वाइज बात की जाए तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे था एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। इसके टाइम पर जो किंगडम का एरिया था, वर्चस्व था, वो सबसे ज़्यादा था। बाकी जनता सुखी थी नहीं थी वो बातें अलग हैं, लेकिन जो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो एरिया सबसे ज़्यादा था औरंगजेब के टाइम पे जो है एरिया सबसे ज़्यादा था। स्टार्टिंग फ्रॉम काबुल टू चटगांव। काबुल आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर है, और चटगांव जो है आपका ये शायद बंगाल के अंदर जो आपका बांग्लादेश है फिलहाल का, वहाँ पर पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे इसकी एग्जैक्टली नहीं पता है अभी। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक, ये मतलब आपका वेस्ट से लेके ईस्ट में आपने देखा कितना फैला हुआ है। और अब देखते हैं नॉर्थ से लेके साउथ में, तो कश्मीर से स्टार्ट करके नीचे कावेरी के बॉर्डर तक। अगर इंडिया के मैप को आप देखेंगे, जो मैंने एक बार खुद से बनाया था तो इसको मैं कॉपी करता रहता हूँ हर उसमें, यहाँ कहीं काबुल से स्टार्ट होकर पूरा चटगांव तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जा रहा है। और नॉर्थ में जो है आपके कश्मीर से लेके कावेरी नदी जो है इधर कहीं से निकली हुई है बिल्कुल लास्ट में जाकर। तो इतना जो एरिया है ये पूरा एरिया उस टाइम पे मुगल एम्पायर के अंडर आता था। मतलब ये है कि पूरा नॉर्थ इंडिया और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा साउथ इंडिया जो है वो था औरंगजेब के कब्जे में, जब औरंगजेब जो है शासन कर रहा था मुगल एम्पायर पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, ही सिट ऑन द थ्रोन विद द नेम ऑफ, ये एक्स्ट्रा ऑफ लग जाता है बार बार, आलमगीर। इसका जो दूसरा नाम था वो आलमगीर के नाम से बैठा था। जब ये शासन करने बैठा सिंहासन पर तो इसने अपना नाम बदला और रखा आलमगीर, लेकिन औरंगजेब जो है इसका नाम है वही ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोगों को पता है। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर। इसकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो इसके काम थे, जो इसके गुण थे, उनके हिसाब से इसको जिंदा पीर भी लोग बुलाया करते थे। ठीक है, जिंदा पीर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ही रिमूव्ड द 2 टैक्सेस, यहाँ पर 2 टैक्सेस होना चाहिए, 2 टैक्स इसने हटाए थे। एक था आपका राहदारी और दूसरा था पन्नादरी। ठीक है, पन्नादरी बोल सकते हैं इसको, डबल एंड।
तो पन्नादरी और राहदरी जो दो टैक्सेस थे, इसने दो टैक्सेस हटा दिए थे। राहदरी क्या था, इंटरनल टैक्सेस जो आपके किसी एक ही स्टेट के अंदर जब आप कहीं ना कहीं आ जा रहे होते हैं तो उनमें जो टोल टैक्स वगैरह देना पड़ता है और भी चीज़ें जो टैक्स देने पड़ते हैं वो वाले टैक्स इसने हटा दिए थे। और पनादरी क्या था, पनादरी एक तरीके से कह सकते हो आप कि सेल्स टैक्स था, कि जो आप व्यापार कर रहे होते हो तो व्यापार में जो चुंगियों पे वसूला जाता है, जो टैक्स वसूला जाता है, उसको बोल सकते हो आप पन्नादरी। तो ये दोनों टैक्स इसने हटा दिए थे। इसके अलावा इसने क्या किया, एंड इम्प्लीमेंटेड जजिया टैक्स अगेन। जजिया टैक्स जिसको अकबर ने हटा दिया था, अकबर के हटाने के बाद से वो हटा रहा, उसको फिर से एक बार स्टार्ट करने का काम किसने किया, औरंगजेब ने। ये क्यों हुआ, इसके जो कुछ रीजन्स हैं वो भी आपको आगे समझ में आ जाएंगे। ही यूज्ड टू रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सजेशंस ऑफ उलेमा ग्रुप्स। उलेमा मैंने आपको बताया था, उलेमा वो लोग होते हैं जो लोग इस्लाम के जानकार हैं अच्छे खासे, और इस्लाम धर्म में, जैसे कि आप मान लीजिए आजकल जो कादरी होते हैं या मौलाना होते हैं, तो उस टाइम पर जो मौलाना हुआ करते थे उनका नाम था एक तरीके से उलेमा, उनको उलेमा बुलाया जाता था। तो इसने जो अपनी सरकार चलाई वो पूरी जो है उलेमाओं के सजेशन पे चलाई। इसका मतलब क्या है, उलेमाओं का सजेशन का मतलब इसने पूरी इस्लामिक जो एक तरीके से इस्लामिक तरीके से जो है पूरा सरकार चलाने का काम इसने किया था। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो सभी के सभी इस्लामिक तरीके से थे। अभी आगे जब न्याय के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं वहाँ पर कि इसने एक रूल बुक, एक तरीके से एक रूल सेट ऑफ रूल्स बनाए थे। वो पूरे जो रूल्स थे वो कुरान पर बेस्ड थे। ठीक है, कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं या शरिया में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस हिसाब से जो इसके नियम थे वो इसने बना रखे थे। उस तरीके के नियम अपने किंगडम में लागू कर रखे थे और वो सबको मानने पड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनी हिंदू फेस्टिवल वॉज नॉट अलाउड टू बी सेलिब्रेटेड इन पब्लिक। कोई भी हिंदू फेस्टिवल, जो भी हिंदू फेस्टिवल उस टाइम पे मनाए जाते थे, उन सभी में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको उसने पब्लिक में मनाने का अलाउ कर रखा हो। सभी के सभी पर एक तरीके से पाबंदी लगाई हुई थी। जैसे आप अभी होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो खुलेआम हुड़दंग होता है, वो कुछ भी आप करने के लिए अलाउ नहीं थे। आप होली में खुलेआम रंग नहीं खेल सकते, दिवाली में खुलेआम फुलझड़ियाँ नहीं छुड़ा सकते, और भी जो चीज़ें हैं, मतलब खुलेआम आप अपने त्यौहार नहीं मना सकते। अपने घर के अंदर आप अपने त्यौहार मनाइए और घर तक ही सीमित रहिए। कुछ इस तरह इस प्रकार का रहा होगा। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें थी। 2-3 उत्सव उस टाइम पर भी हुआ करते थे, जैसे नवरोज का उत्सव होता था। और इसके अलावा एक प्रथा थी झरोखा दर्शन, जिसको स्टार्ट किसने किया था, अकबर ने। अगर आपको याद हो, झरोखा दर्शन करवाता था। मतलब ये जो लोग वहाँ पर रहते थे इसके दरबार में, या उसकी जनता थी, उसको झरोखे से दर्शन दिया करता था। तो इन दोनों चीज़ों को भी इसने बंद कर दिया था आने के बाद, सत्ता में आने के बाद इन दोनों चीज़ों को भी इसने बंद कर दिया। ना जो नवरोज उत्सव होता था उसको भी, ना वो उत्सव होगा, और ना झरोखा दर्शन जैसी कोई प्रणाली आगे के लिए काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसने हिंदू धर्म के जितने त्यौहार थे उन सबको मना कर रखा था। और आगे बात की जाए तो जो नृत्य और गीत है, नृत्य गीत ये सब चीज़ें जो है, इन सब पर भी खुलेआम नृत्य करना या गीत गाना, इन सब चीज़ों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी थी। ठीक है, ये भी एक कुरान के हिसाब से लगाया गया एक रूल था, जो कि सूफिज्म वाले लोग नहीं मानते थे, और इसका सूफिज्म से लेना देना नहीं था। ये सीधे सीधे कट्टरपंथी इस्लाम को फॉलो करने वालों में से एक था, जिनको एक फेनेटिक इस्लामिक बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने वीणा बजाना खुद सीखा था, और खुद एक अच्छा वीणा वादक भी था। अगर आप वैसे देखेंगे तो खुद एक अच्छी वीणा बजाता था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने जो है संगीत और इन सब चीज़ों पर बैन लगा रखा था। खुद वीणा अच्छी बजा लेता था। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब कौन सी चीज़ बजा लेता था, तो वो वीणा वादक था। अच्छा खासा वीणा बजा लेता था, अच्छा वीणा वादक था, लेकिन फिर भी इसने जो है संगीत पर, किसी प्रकार के संगीत को पब्लिकली मतलब सेलिब्रेट करने पर मनाही कर रखी थी। इसके अलावा जैसे कि ताजमहल बनाया था शाहजहाँ जी ने, वैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, उसी तरीके से इनकी बीबी जो थी, इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, और उनकी रिक्वेस्ट पे क्या हुआ, ही बिल्ड अ सेकेंड ताजमहल इन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीबी का मकबरा एंड ब्लैक ताजमहल और ताजमहल ऑफ साउथ इन औरंगाबाद। ठीक है, ये औरंगाबाद के अंदर बनाया हुआ था। औरंगाबाद यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ मैं। जो औरंगाबाद साउथ का एक सिटी है, वहाँ पर इसने जो है बीबी का मकबरा बनवाया, जिसको ताजमहल की डिज़ाइन से बनवाया, और ताजमहल का ही पूरा रूप देने की कोशिश की गई थी। ताजमहल का जो बनाने वाला था उस्ताद ईसा खां, जिसका नाम मैंने आपको बताया था। ऐसे ही इसके बनाने वाले 2 लोग थे, लेकिन उनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। आप सिर्फ ताजमहल का जो बनाने वाले हैं उनका ही नाम आप याद रखें। इमेज आप देखिए, ये है ताजमहल या फिर ब्लैक ताजमहल, आप दोनों डिसाइड करिए खुद से।
वैसे ये ताज है, ठीक है, ये ताजमहल है, और ये है वो ब्लैक ताजमहल जिसकी बात की जाती है। ब्लैक ताजमहल या कह लीजिए आप कॉपी जो है ताजमहल की, जो कॉपी थी जो औरंगाबाद में बनवाई औरंगजेब ने, वो है ये ब्लैक ताजमहल या बीबी का मकबरा जिसको कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक और मैंने स्लाइड लगा रखी है जहाँ पर दोनों को एक साथ कंपेयर कराया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप तो जो इसका साइड का सेक्शन है ये थोड़ा सा टेपर्ड है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में पहले है और उसके बाद ऐसे है, जैसे मतलब एक सामने से लाइन है और उसके बाद ये लाइन है ऐसे, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो टेपरिंग है ये नहीं है और इसी वजह से इसकी चौड़ाई कम है, ध्यान से देखेंगे अगर। और पत्थर का अंतर भी है, यहाँ पर जो पत्थर लगा है वो प्योर संगमरमर है और यहाँ पर जो पत्थर लगा है वो वाइट ही है, लेकिन उसमें उतनी अच्छी नक्काशी और उतनी अच्छी चमक नहीं है, इसीलिए इसको बुलाया जाता है ब्लैक ताजमहल। ब्लैक ताजमहल बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं साउथ का ताजमहल, और ये है औरंगाबाद में बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है और जो है औरंगजेब के बारे में। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ लेटर मुगल्स। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि लेटर मुगल्स कौन थे, सबसे पहले शुरुआत के जो 6 थे वो आपके आते हैं ग्रेट मुगल्स या अर्ली मुगल्स के अंदर। 6 के जस्ट बाद, मतलब औरंगजेब जो है लास्ट राजा था, औरंगजेब के बाद शुरुआत होती है आपके लेटर मुगल्स की। तो लेटर मुगल्स में पहला राजा कौन है, लेटर मुगल्स में पहला राजा है आपका बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। शाह आलम सेकंड वॉज द थर्ड लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। क्यों मैंने बताया थर्ड लास्ट तो है नहीं कि इसको इंपॉर्टेंस थी, क्यों मैंने इसका नाम यहाँ पर बताया है। शाह आलम सेकंड का नाम बताने का रीज़न क्या है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, शाह आलम सेकंड वॉज द थर्ड लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड ही फॉट द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध जो कि हुआ आपका 1900 में मैं गड़बड़ कर गया, 1700 में है, 1764 में, ठीक है। 1764 के अंदर होता है आपका बक्सर का युद्ध, जिसमें क्या था, इन द बैटल ऑफ बक्सर अलॉन्ग विद नवाब मीर कासिम ऑफ बंगाल, नवाब सुजाउद्दौला ऑफ अवध, मतलब कि लखनऊ, जहां अवध जो राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पर। वैसे फैजाबाद भी थी उस टाइम पर, राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी, और लखनऊ भी रही है बीच बीच में। एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ ये तीनों के तीनों एक साथ पे थे। अगर हम इनको देखेंगे, ढंग से दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये 3 लोग थे, शाह आलम सेकंड जो कि दिल्ली से, और मीर कासिम आपके बंगाल से, और सुजाउद्दौला अवध से। तीनों लोग कलेक्टिवली लड़ रहे थे, किससे, ब्रिटिश सेनाओं से कलेक्टिवली लड़ रहे थे आपके 1764 में, विच इज़ नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर होती है और ये तीनों एक साथ कलेक्टिवली हार जाते हैं, और इस बैटल का अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे हिस्ट्री पर तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बैटल में हारने के बाद क्या होता है, जब ये हार जाते हैं तो हारने के बाद इनमें फिर संधि होती है, शायद इलाहाबाद की संधि होती है एग्जैक्टली शायद। तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है आपका जो बंगाल का राजस्व विभाग है, जो बंगाल का रेवेन्यू सिस्टम है, वो आ जाता है आपका अंग्रेज़ों के हाथ में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। जो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से एक तरीके से इन राजाओं के हाथ से वो कंट्रोल चला जाता है जो अभी तक था। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का, इससे जस्ट 7 साल पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बक्सर, जो दोनों ये युद्ध हैं, अंग्रेज़ों की सत्ता पूरी तरीके से बनने से पहले जो ये दोनों युद्ध हैं, ये दोनों अंग्रेज़ों की सत्ता को भारत में सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ों की सत्ता इंडिया में बहुत अच्छे से पुख्ता हो चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी। तो ये आपको मैं मॉडर्न इंडिया जब पढ़ाऊँगा वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। मॉडर्न इंडिया हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से यूरोपियंस का इंडिया में आगमन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहादुर शाह सेकेंड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जैसे मैंने आपको बताया था, बहादुर शाह या बहादुर शाह जफ़र इनका पूरा नाम है, बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र जो है वो लास्ट रूलर थे, जिनको जो आपका 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति का इनको एक तरीके से हेड बनाया गया था, और जो बहुत बड़ी भूल थी। इस वजह से वो उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न भी यही था उसके फेल होने का, ठीक है। इसके बाद क्या है, ही वॉज फाइनली डिथ्रोन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नर एंड इंडिया बिकेम अंडर द यूनाइटेड किंगडम डायरेक्टली। जो आपका अभी तक इंडिया था वो आपका चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लड़ रही थी,
यहाँ पर सेनाएं डायरेक्ट जो है थ्रोन के नीचे नहीं थे, डायरेक्ट जो यूके का थ्रोन है उसके अंदर में नहीं था। लेकिन इस युद्ध के बाद जब 1857 क्रांति हो गई, उस क्रांति के बाद क्या है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको हटा दिया गया, फिर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनना शुरू हो गया वहाँ से। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट चले गए हम लोग किसके अंडर, डायरेक्ट हो गए यूनाइटेड किंगडम, जो है यूनाइटेड किंगडम यूके जो उस टाइम पर बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। ऐसा बोला जाता था कि कभी भी यूनाइटेड किंगडम में सूर्य अस्त नहीं होता है। इसका मतलब इधर जापान से लेके उधर तक जो नॉर्थ अमेरिका तक हर जगह पर था। उस टाइम पर नहीं था, उसके कुछ टाइम पहले तक मान लीजिए, क्योंकि आगे चल के जो है शायद 1774 में ही अमेरिकन क्रांति में ही वो लोग जो है अमेरिका वाले आज़ाद हो चुके थे। लेकिन एक टाइम था ऐसा जब कहीं पे भी इनका सूरज जो है अस्त नहीं होता था। तो ये तो थी कुछ बातें, जो इम्पैक्ट था इस चीज़ का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल चला जाता है, क्योंकि जो एक तरीके से उस टाइम पर यूके के जो राजा होते हैं उनको लगता है कि अब ये लोग शायद इंडिया को संभाल नहीं पाएंगे, फिर वो डायरेक्टली जो है पूरा इंडिया जो है ब्रिटिश इंडिया कहलाने लगता है और हम डायरेक्टली यूके के अंडर पहुंच जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सम की पॉइंट्स के बारे में अबाउट मुगल डायनेस्टी, उनके कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स वॉज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्सियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो आपका भारतीय और पर्सियन मतलब पारसी, तो भारतीय और पारसी इन दो सिस्टमों का एक तरीके से मिक्सचर था। इन दोनों सिस्टमों का एक तरीके का मिक्सचर था। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था उसका हेड होता था जिसको बुलाया जाता था वजीर, जिसमें सबसे फेमस हैं राजा टोडरमल, ये अकबर के टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैंने इनको लिखा हुआ है क्योंकि ये अकबर के टाइम पे हुआ करते थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस भी होता था, बट किंग वॉज, यहाँ पर बट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, किंग वॉज द सुपीरियर टू एवरीवन। मतलब जो जस्टिस करने के लिए जो न्यायमूर्ति रखा जाता था वो इसका काम ये था कि वो न्याय तो देगा, लेकिन अगर उस न्याय के खिलाफ किसी ने राजा से गुहार लगाई और फिर राजा ने कोई और न्याय दिया तो सर्वमान्य हमेशा राजा ही रहा है। ठीक है, राजा हमेशा सबसे ऊपर रहा है, उसके जस्ट नीचे आप मान सकते हैं चीफ जस्टिस को। प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो प्रांत हुआ करते थे, यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्रांत हुआ करते थे। तो उन प्रांतों का क्या था कि प्रांतों अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे। जो पूरी गवर्नमेंट थी वो अलग अलग प्रांतों में, छोटे छोटे प्रांतों में बटी हुई थी और उनके जो है प्रांतों के एक तरीके से गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, उनके प्रांतों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। अगर औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब जब राजा बना उससे पहले जो दक्षिण का जो एरिया था, दक्षिण का जो प्रोविंस था, उसका ये गवर्नर हुआ करता था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब जो आपका राजस्व विभाग है उसको संभालने वाले व्यक्ति को बुलाया था दीवान। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम भी इनकी मुगल साम्राज्य की ही देन है। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी पहली बार स्टार्ट हुई और इसमें जो है अलग अलग पदों को एक तरीके से कैटेगराइज किया गया। उनकी पदों की पद उन्नति और पद अवनति का सिस्टम जो है वो सबसे पहली बार मुगल साम्राज्य में ही आया। उससे पहले इस सिस्टम के बारे में किसी ने नहीं सुना था। कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ, आर्थिक और सामाजिक जीवन कैसा था उन सब के बारे में। वैसे तो इनमें पढ़ने के लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अकबर कंटिन्यूड विद द लैंड रेवेन्यू सिस्टम established by शेर शाह सूरी, that is one third of the total production of the land। जो ज़मीन है उस खेत में अगर 10 किलो आलू पैदा हो रहा है या आप मान लीजिए 30 किलो आलू अगर पैदा हो रहा है तो 30 किलो आलू में से 20 किसान का होगा और 10 जो होगा वो राजा के पास जाएगा, वो राजस्व विभाग में जाएगा। मतलब 1/3 का रेवेन्यू सिस्टम जो शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था उसको अकबर ने कंटिन्यू किया और वही आगे कंटिन्यू होता रहा। नेक्स्ट अगर बात की जाए राजा टोडरमल, जो राजा टोडरमल थे वॉज फेमस फॉर द लैंड रिफॉर्म्स। मुगल साम्राज्य में जो राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल जो कि आपके वजीर हुआ करते थे, आपके जो क्या कहते हैं अकबर के वजीर हुआ करते थे। ये पूरी अर्थव्यवस्था संभालते थे उस टाइम पर। इनको जो है लैंड रिफॉर्म्स के लिए याद किया जाता है। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड एज बिफोर, जैसे पहले चली आ रही थी। जातिवाद जो था वो सब कुछ वहीं पे था, जातिवाद में कोई अंतर नहीं आया था। जो लोग जिस तरीके से ऊंच नीच का जो हिसाब किताब था वो ऊंच नीच उसी तरीके से बरकरार थी। बस ऐड क्या हुआ था, क्योंकि मुगल्स का शासन चल रहा था, एक मुस्लिम राजा शासन कर रहा था, तो मुगल और मुस्लिम एक तरीके से जो कह लीजिए मुगल्स, जो स्पेशली मुगल्स थे वो सब में सुपीरियर हो चुके थे। मुगल में मुगल्स हो गए और दूसरे जो अफ़गानी थे, तुर्की थे, ये लोग जो थे अफ़गानी, तुर्की, ये सभी लोग जो हैं ये थोड़े से
अपर लेवल में आते थे। इसके बाद जो बाकी जो सिस्टम चला रहा था ऊंच नीच का, वो उसी तरीके से था जैसे पहले हुआ करता था। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनमें सबसे, अगर अपर कास्ट की बात की जाए या सबसे अपर रहने वाले जो लोग थे, इनको उच्च कुलीन वर्ग बोल सकते हो आप। उनमें आपके तुर्किश भी थे, ईरानी भी थे, और इसके अलावा अफगानी भी थे, क्या कहते हैं, छोटे मतलब कुछ हद तक देख सकते हो तो आप, तो राजपूत भी थे। क्योंकि अकबर के टाइम से ये प्रथा एक स्टार्ट हुई थी कि राजपूतों के साथ इनका एक ढंग का रिश्ता बन चुका था मुगलों का। कुछ राजपूत मतलब जो आपकी कुछ राजपूत जो वंश थे उनके साथ, कुछ राजपूत वंशों के साथ इनका रिश्ता अच्छा था, तो इनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता था और ये उच्च कुलीन वर्ग में आते थे। जिनकी वेतन की अगर बात की जाए तो इनकी वेतन भी अच्छी हुआ करती थी और इनका रहन सहन और सब कुछ जो है इनको अच्छा मिलता था बाकियों के मुकाबले। ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो मुगल अमीर थे सबसे ऊपर आते थे, और लैंडलॉर्ड्स मतलब जो आपके जमींदार हुआ करते थे उस टाइम के, जिनके पास ज़्यादा बड़ी ज़मीनें थी, उनको भी आपको उच्च कुलीन वर्ग में रखना पड़ता था इन लोगों को। तो ये तो था उस टाइम का सामाजिक सिस्टम। और फिर बात करते हैं हम जस्टिस सिस्टम के बारे में। तो इसमें भी अगर जस्टिस सिस्टम में आप बात करेंगे तो बहुत कुछ है आपको पढ़ने के लिए। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज नो रिटन सेट ऑफ रूल्स विच वर सपोज्ड टू बी फॉलोड। मतलब ये था कि कुछ भी लिखित रूप से नहीं था। मतलब जो आपके रूल्स थे वो या तो राजा बोल दिया करता था, कोई फतवा जारी कर देता था, या राजा अपने एक तरीके से कभी भी दरबार में बोलता था और उसको जनता तक फैला दिया जाता था कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करनी। जैसे मैं अगर उदाहरण लेता हूँ अकबर का, तो उसने बोला कि हाँ भाई बाल विवाह बंद है तो बाल विवाह प्रोहिबिटेड है। उसने बोला कि आप बहुविवाह प्रथा बंद है तो हाँ बहुविवाह प्रथा बंद है, उसको बहुविवाह प्रथा नहीं मतलब बहुविवाह नहीं करना है किसी को। तो ऐसी जो चीज़ें थी, जो भी नियम हुआ करते थे, वो राजा के द्वारा प्रोक्लेम किए जाते थे, राजा के द्वारा बोले जाते थे और उसको बाद में डिसमिनेट किया जाता था बाकी सब लोगों में फैलाया जाता था। तो ये एक तरीका हुआ करता था। मतलब ऐसा नहीं था लेकिन कि जैसे अभी आज आपके पास संविधान है, एक रिटन सेट ऑफ रूल्स हैं कि जो आपको फॉलो ही करने हैं अगर आपको इंडिया में रहना है। तो इस तरीके का कोई सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम औरंगजेब रिलीज्ड अ सेट ऑफ रूल्स विच इज नोन एज फतवा ए आलमगिरी। इसको मैं हिंदी में लिखना भूल गया हूं, फतवा ए आलमगिरी। आलमगीर के नाम से बैठा था इसलिए इसका आलमगिरी है। और फतवा आपने नाम सुना ही होगा, आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भी होता है और उस पर जो मुस्लिम लीडर्स हैं या एक कह लीजिए जो मौलाना है वो फतवा जारी कर देते हैं। फतवा का मतलब आप यही समझ सकते हो कि फतवा मतलब एक रूल है, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आप फतवा समझ सकते हो। तो फतवा ए आलमगीरी इसने जारी किया था और जो पूरी तरीके से मतलब जो आपका मुस्लिम धर्म है उसके हिसाब से रूल्स बनाए गए थे, उसके हिसाब से नियम जो थे वो सभी के सभी नियम बना दिए गए थे जिसको जनता को मानना था। तो पहली बार जो सेट ऑफ रूल्स मिले वो मिले किसके टाइम पर, वो मिले औरंगजेब के टाइम पर, जो कि आपका ग्रेटर मुगल्स में से या अर्ली मुगल्स में से सबसे लास्ट था, 6th नंबर पर। इससे पहले किसी भी मुगल एम्पायर ने इतने ग्रेट जो भी रहे, अकबर ने भी हुए और भी बहुत सारे हुए, उनमें से किसी ने भी रिटन जो आपको रूल्स प्रोवाइड नहीं कराए थे या रिटन टाइप का जो रूल्स थे वो कभी नहीं मिलते थे। और ना ही सिर्फ फॉलो करने वालों के लिए, ना ही न्याय देने वालों के लिए, जो न्याय करने का काम करते थे, जैसे जो न्यायाधीश हुआ करता था या उसके बाद उसके सबसे ऊपर अगर राजा है तो उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके थ्रू वो अपना डिसीजन मेकिंग करे। जैसे अकबर के साथ बीरबल बैठे रहते थे, ऐसे सबके पास अपने अपने लोग हुआ करते थे जिनसे वो सलाह लेते थे, लेकिन ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं था जिसके थ्रू जो है किसी भी डिस्प्यूट का रिजल्ट या किसी भी डिस्प्यूट का न्याय आए और वो सही है, इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं थी। इसके अलावा अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, अकबर एंड जहांगीर वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग जस्टिस। मतलब अकबर है और जहांगीर, ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे इन मुगल साम्राज्य में जिनको डिसीजन मेकिंग या जस्टिस करने में पर्सनली इंटरेस्ट था। मतलब ये लोग अलग से टाइम निकालते थे और इनके दरबारों में अलग से लोग न्याय के लिए आया करते थे। जैसे कि जहांगीर ने तो स्पेशली, जहांगीर हैड अ चैन ऑफ गोल्ड विच वॉज कॉल्ड एज द चैन ऑफ जस्टिस, जिसको एक तरीके से न्याय की जंजीर मांगना जाता था। इसने एक ऐसी जंजीर लगवा रखी थी अपने यहाँ जिसमें कोई भी आम व्यक्ति जाकर उस जंजीर को खटखटाकर राजा से न्याय की मांग कर सकता था। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हो सकता है आपसे कहीं पूछ लिया जाए, मुक्ति एक नई एक पदवी थी, मुक्ति। ठीक है, मुक्ति, जो मुक्ति लोग हुआ करते थे, मुक्ति जो सरकार के द्वारा ही मतलब बनाए जाते थे, उन मुक्तियों का काम होता था बेसिकली जो आपके इस्लाम से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, उनको ये लोग जो है सॉल्व किया करते थे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो है काजी उल कजात करके एक पोस्ट थी जो अलग अलग राज्यों में न्याय करने का काम किया करती थी। तो
तो मतलब इस्लाम से रिलेटेड जितना काम था वो करता था मुफ्ती, और उसके अलावा जो राज्यों के न्याय करने का दूसरा काम था वो काजी उल कजात करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक पोस्ट थी, उस पर जो भी रहता था वो किया करता था। इतना शायद आपको ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैं उसको मेन स्ट्रीम में लिखा नहीं हूँ। नेक्स्ट जो है लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है लिटरेचर के बारे में वो ये है कि मुगल एम्पायर इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी पोएट्री। इससे पहले जो भी पोएट्री हुई वो संस्कृत में थी, जो भी बड़े बड़े मतलब राइटर्स थे वो संस्कृत के थे। हिंदी के राइटर्स जो पोएट्री करते हो ऐसे कम हुए, ठीक है। तो मुगल एम्पायर के टाइम पर जो है हिंदी पोएट्री सबसे ज़्यादा फली फूली, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है आपको हिंदी पीरियड, हिंदी मतलब पोएट्री के लिए, हिंदी कविता के लिए। इसके अलावा जगन्नाथ पंडित जो है वर द राइटर ऑफ रस गंगाधर एंड गंगा लहरी, ये दो काफ़ी फेमस जो पुस्तकें हैं, रस गंगाधर और गंगा लहरी, इसके राइटर थे जगन्नाथ पंडित। एंड वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ शाहजहाँ, ये शाहजहाँ का कोर्ट पोएट हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा एंड सम अदर पोएट्स आर तुलसीदास, सूरदास, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर आपका रस खान, ये सभी के सभी इन्हीं के टाइम पर हुआ करते थे। तुलसीदास की अगर बात करेंगे आप, इनमें सबके नाम आप जानते ही होंगे, सबके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अगर हिंदी आपने पढ़ी है, खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो लगभग सबका ही नाम आपने अच्छे से सुना हुआ होगा। हो सकता है जगन्नाथ पंडित का आपने नाम ना सुना हो, लेकिन उसके अलावा जैसे कि तुलसीदास, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, सूरदास इनका भी नाम सुना होगा, अब्दुल रहीम खान खाना का भी नाम सुना होगा और रस खान का भी नाम सुना होगा। काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी अच्छी जो हैं कविताएँ इन्होंने लिखी हुई हैं। तुलसीदास की जो फेमस सबसे रचना है वो है आपकी जो है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो सबसे ज़्यादा फेमस है और काफ़ी जो है बार बार धार्मिक स्थलों पर इनका गुणगान भी किया जाता है। इसके अलावा सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास का जो कलेक्शन है वो है सूर सागर के नाम से। ये सूरदास बेसिकली अंधे थे, इनको दिखाई नहीं देता था, और इसीलिए जो लोग अंधे होते हैं या जो लोगों को दिखाई नहीं देता है उन लोगों को सूरदास जो है एक मतलब एक अच्छी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं यूफोनिज्म। यूफोनिज्म एक इंग्लिश में वर्ड होता है, मतलब जिसमें आप किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं, अच्छा बोल के सुनाना चाहते हैं, तो यूफोनिज्म जो होता है उसका मतलब होता है कि किसी को कर्कश वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके एक बेटर वर्ड का इस्तेमाल करें। तो इसलिए वहाँ पर सूरदास बोला जाता है उनको, क्योंकि सूरदास को भी दिखाई नहीं देता था, उनकी दोनों आँखें जो हैं वो काम नहीं करती थी। तो इनका जो कलेक्शन है इनके शिष्यों ने लिखा होगा, श्योर है ये चीज़, और ये है कलेक्शन सूर सागर। तो सूर सागर के जो लेखक हैं वो हैं आपके सूरदास। इसके बाद रसखान की सबसे फेमस जो है वो है आपकी प्रेम वाटिका। रसखान और सूरदास दोनों जो है इन्होंने कृष्ण के ऊपर लिखी हुई हैं जो अपनी कविताएं लिखी हैं। इसके बाद आते हैं बिहारी। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं या आपने हिंदी रखी थी कहीं भी आपके मतलब इंटर में, हाई स्कूल में, या उसके बाद आपने कभी भी हिंदी ले रखी है तो बिहारी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इनका एक दोहा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है इनके बारे में, वो है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो बिहारी ने लिखी है सतसैया, जिसमें जिनका मतलब क्या है कि वो बहुत छोटे छोटे दोहे हैं लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा है। जैसे कि इसका मतलब भी जो मैंने भी बोला, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसको भी अगर आप समझेंगे तो सेंस वही बनेगा कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बोल के आदमी निकल जाता है, लेकिन उसका मतलब जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी बड़े लेवल पे उसका सेंस निकल रहा होता है कहीं ना कहीं। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कुछ जो टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैं अलग से आपको एक मतलब हेडिंग के बाद उसको आपको एक्सप्लेन कर सकता था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुगल साम्राज्य के बारे में आपसे पूछ ली जाती हैं, जो शायद आज भी इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। कुछ और जो टर्म्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ये जो ये चीज़ें हैं ये आपको बतानी है बस। तो मैंने ये जो हेडलाइन दी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन करने का मेरा तरीका है। सम टर्मिनोलॉजीज यूज्ड एट द टाइम ऑफ मुगल्स, मुझे बस आपको बताना है कि जो ये टर्म्स थे वो किसके लिए यूज हुआ करते थे उस टाइम पर। तो सबसे पहला जो टर्म इसमें लिखा हुआ है दरोगा। दरोगा कौन हुआ करता था? मुगल साम्राज्य के टाइम पर टकसालें बहुत हुआ करती थी। अगर टकसाल की बात करें हम तो 14 टकसालें थी जहाँ पर सिक्के बना करते थे उस टाइम पर। 14 टकसालें थी जहाँ पर अच्छे मतलब चांदी के सिक्के बनने का काम होता था, और 4 टकसालें ऐसी थी जहाँ पर सोने के सिक्के बनते थे, 14 सिल्वर वाली और 4 गोल्ड वाली। तो ऐसी टकसालें थी जहाँ पर इतने ज़्यादा। उसके अलावा अगर बात करोगे तो आप 42 टकसालें ऐसी थीं जहाँ पर मतलब आपके तांबे के सिक्के बनते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी टकसालें थीं। तो इन टकसालों की जो सुरक्षा करने का जो सुरक्षा वाला अधिकारी होता था, जो सुरक्षा करता था इनकी, उसको बोलते थे दारोगा। ठीक है, इस दारोगा टर्म के साथ साथ मुझे टकसाल भी कितनी है आपको ये भी बताना था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ था।
दरोगा वो व्यक्ति होता था जो टकसालों की देखरेख करता था, उनकी सुरक्षा करता था बेसिकली। यहाँ पर देखरेख से और कोई काम नहीं, उसकी सुरक्षा करने से है। इसके बाद बात करते हैं मुहर, रुपया, आना और दाम के बारे में। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं। एक होती है आपकी मुहर जो कि हुआ करती थी आपकी गोल्ड की। उस गोल्ड की मुहर की कीमत क्या होती थी, 9 रुपीज़ के बराबर। जो RS जो रुपया उस टाइम पे चलता था उसके 9 रुपये के बराबर होती थी एक मुहर। रुपया की कीमत तो आपको पता ही है कि 1 रुपया हुआ करती थी उस टाइम पर। फिर आता है आना और उसके बाद आता है दाम। तो दाम आपका 40वां भाग था, 1 रुपये का 40वां भाग था, मतलब 1/40 जो था, 1/40 ऑफ अ रुपी वॉज अ दाम। ठीक है, ये दाम बोला जाता था। इसको हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख दिया जाएगा, दाम। इसके बाद आना जो है इन दोनों के बीच का था। इसके बारे में हिस्ट्री में थोड़ा सा डाउट मिलता है, लेकिन जो बाद में मॉडर्न टाइम पर जो आना यूज हुआ वो लगभग 16 के बराबर था। एक आना जो है वो आपका 1/16 हुआ करता था 1 रुपये का। तो ये उतना श्योर नहीं है, मुगल साम्राज्य में भी इसी तरीके से यूज होता था या फिर थोड़ा सा अलग था, हो सकता है कि इसी तरीके से यूज होता रहा हो। इन सब के अलावा अगर आप अकबर के टाइम की बात करें तो अकबर के टाइम पर एक और नई चीज़ चला करती थी जो कि इन सब से हटके थी। इसका नाम था इलाही। अकबर ने इलाही के नाम से बहुत कुछ किया हुआ है, जो है दीन इलाही एक धर्म बनाया और इलाही संवत जो है उसने स्टार्ट किया, और उसने एक इलाही मुद्रा भी चलाई थी। ठीक है, इलाही नाम की एक मुद्रा भी चलाई थी जो कि जो आपकी मुहर है, मुहर से भी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। यहाँ सॉरी, मुहर से भी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। मुहर में 9 रुपये होते थे और इलाही में 10 रुपये हुआ करते थे। मतलब मुहर से भी थोड़ी सी ज़्यादा उसकी वैल्यू हुआ करती थी उस टाइम पर, जो चलाई थी अकबर ने। मुहर जो है ये कंटिन्यू चलती रही अकबर के टाइम और उसके बाद भी, और उससे पहले भी चलती थी। रुपया की वैल्यू अगर बात करें रुपया की, तो 1 रुपये की वैल्यू तो 1 ही रुपये होती थी, जो कि शुद्ध चांदी का होता था। उस टाइम पे जो रुपया चलता था वो शुद्ध चांदी का होता था। और इसके अगर वजन की बात करेंगे तो 175 ग्रेन की बराबर होता था उस टाइम का 1 रुपया, जो चांदी का, प्योर चांदी का बना होता था। आना जो है 1/16 समझ सकते हैं, और उसके बाद दाम है जो वो होता था आपका 40वां भाग। इसके बाद आते हैं हम, जो एक और है जलाली। जलाली क्या था, एक वर्गाकार, एक स्क्वायर में बना हुआ चांदी का सिक्का होता था जिसको बोलते थे जलाली। और जीतल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जीतल जो है वो तांबे का होता था और ये सबसे छोटा सिक्का था। अगर वैल्यू वाइज देखेंगे आप तो सबसे छोटा सिक्का हुआ करता था, और इसकी जो वैल्यू थी वो 1/25 थी एक दाम की। मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 1/25 इंटू 1/40 इतना हो जाएगा 1 रुपये के। तो ये 4/25 का करेंगे तो लगभग 1000 हो जाएगा। 1 रुपये का 1000 गुना 1000वां हिस्सा जो होता था वो कहलाता था जीतल, जो कि होता था आपका तांबे का, और बाकी आपका सिक्का जो था वो प्योर चांदी का हुआ करता था रुपये का। तो ये तो थी नॉलेज जो आपको मैं दे सकता था मुगल साम्राज्य के बारे में। क्लास पूरी अगर देखा जाए तो वैसे अभी मुगल साम्राज्य के बारे में पूरी चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। वैसे तो मैंने आपको साथ साथ में बता दिया है जिसने जो कुछ बनवाया था, जो भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, लेकिन तब भी चित्रकला और इनसे क्वेश्चन थोड़े से डीप में पूछ लिए जाते हैं। तो हो सकता है किसी से स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, किसी मतलब क्या कहते हैं आपकी मीनार के बारे में, जैसे किसी भी मतलब कोई भी ऐसी बिल्डिंग के बारे में, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल है, या फतेहपुर सीकरी का जो महल है, फतेहपुर बुलंद दरवाज़ा है, दीवाने आम दीवाने खास। हाँ, दीवाने आम दीवाने खास के बारे में मैं आपको बता दूं कि दीवाने आम दीवाने खास जो है एक नाम है। ये ऐसा नहीं है कि दीवाने आम, मैंने आपको बताया था कि जो है रेड फोर्ट के अंदर शाहजहाँ ने बनवाया, तो दीवाने आम सिर्फ शाहजहाँ ने ही बनवाया है। दीवाने आम जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया वो भी है, दीवाने आम और दीवाने खास दोनों जो अकबर के द्वारा बनवाए गए, लेकिन उसने जो बनवाए वो अपने किले के अंदर बनवाए थे। और दीवाने आम का मतलब यही होता है जहाँ पर आम लोग आ सके। दीवाने खास मतलब वो होता है जहाँ पर ये कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठते थे और वो आपस में डिस्कशन करते थे। तो ये दीवाने आम और दीवाने खास का मतलब है, ये हर महलों में हुआ करते थे। कुछ ऐसी 2 जगह है जहाँ पर या तो एक पब्लिक गैदरिंग होती थी जहाँ पर संबोधित करता था पब्लिक को एक साथ मिलकर, और पब्लिक से इंटरेक्शन होता था, उसको बोलते दीवाने आम। और जहाँ पर सब लोग उच्च अधिकारी लोग बैठते थे वो था दीवाने खास। ये एक कन्फ्यूजन हो सकता था आपका। तो ऐसे जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैंने अधिकतर तो आपको क्लियर कर ही दिए हैं। जैसे बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया गया, गुजरात की विक्ट्री के बाद आपका बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। और इसके अगर आप बात करें सलीम चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई, तो वो अकबर ने बनवाई। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। लाल किला किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहाँबाद उसने एक नया सिटी बसाया था, जिसको एक तरीके जिसका एक दुर्ग था, जिसके दुर्ग का एक पोर्शन है आपका लाल किला। ठीक है, वो दुर्ग है लाल किला, जिसको वो बाद में लाल किला नाम दे दिया गया। और बस यही बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी ही, जिनके बारे में आपको और बता सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन क्लास थोड़ी सी लिमिटेड है तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।
और कुछ और चीज़ें अगर बाद में होंगी तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ मुझसे छूट गई थी, वो है अकबर की जीवनी। अकबर की भी जीवनी, जैसे कि बाबर की बाबरनामा, हुमायूं की हुमायूंनामा, ऐसे ही अकबर की भी जीवनी लिखी गई थी, जिसको उसके नवरत्नों में से एक जो थे आपके अबुल फजल ने लिखा और नाम था अकबरनामा। जैसे कि सबके नामा थे ऐसे इनका भी इनकी भी जीवनी आई अकबरनामा के नाम से। ठीक है, तो ये आप नाम याद करना आसान हो जाएगा। जैसे बाबरनामा थी, हुमायूंनामा था, ऐसे ही अकबरनामा है, जिसको लिखा किसने, अबुल फजल ने। ये आप याद कर लीजिएगा, अबुल फजल हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और ऐसे और वो चीज़ें अगर कुछ होती हैं ऐसी जो छूट गई होंगी, शायद मैंने ना बताई हो, या आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये थी आज की क्लास। अब हम बात करते हैं क्विज़ के बारे में, जो मैंने आपसे कल पूछा था। क्विज़ के क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपसे कुछ सिटीज़ दिए हुए थे जिनके फाउंडर्स के मैंने नाम पूछने को बताया था, आपसे नाम बताने के लिए बोला था। सबसे पहला था जौनपुर। जौनपुर को आपको बोला था मैंने रूलर का नाम बताना है, साथ साथ में डायनेस्टी का भी नाम आपको अगर बता देना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जौनपुर को बनाया फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक डायनेस्टी का एक राजा था। नेक्स्ट है जो है आगरा। आगरा को बनाया सिकंदर लोधी ने, जो कि सेकंड रूलर था, और फिरोज शाह तुगलक थर्ड रूलर था अपने डायनेस्टी का। ये सेकंड रूलर था जिसने बसाया आगरा, और आगरा बसाने के बाद इसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। तो पहली बार अगर बात क्वेश्चन आती है पहली बार किसने अपनी राजधानी बनाया आगरा को, तो भी आप बताएंगे सिकंदर लोधी। इसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कन्नौज का पुनर्निर्माण किसने करवाया। तो कन्नौज का पुनर्निर्माण करवाने का काम जो है वो शेर शाह सूरी ने कराया था। मैंने आपको बताया था कि इसने छोटे से टाइम स्लॉट में, छोटे से टाइम पीरियड में बहुत सारे काम किए थे, जिसमें एक ये भी शामिल था कि इसने कन्नौज को एक बार फिर से रिबिल्ड किया था, फिर से उठ खड़ा किया। जो एक सिटी बर्बाद हो चुका था बहुत सारे आक्रमणों से, उसको एक बार फिर से बनाने का काम किया। नेक्स्ट जो है मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किसने बनवाया। इसका भी आंसर काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही दिया है कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और साथ में मैंने ये पूछा था आपसे बताना है कहाँ बनवाया गया, तो ये बनवाया गया था अजमेर में। अजमेर जो कि राजस्थान की एक बहुत हिस्टोरिकल और इम्पॉर्टेंट सिटी है अजमेर। अजमेर के जस्ट पास में आपका जो है पुष्कर है, जहाँ पर इकलौता ब्रह्म मंदिर है। ठीक है, ब्रह्मा जी के मंदिर की अगर बात की जाए तो बहुत कम मंदिर हैं, और इकलौता ब्रह्म मंदिर है जहाँ पर पुष्कर का मेला भी लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है, पहाड़ियों के बीच में है, और राजस्थान में पहाड़ियाँ होना बहुत बड़ी बात है। वैसे एक अच्छे माहौल के बीच में है आपका पुष्कर का वो मंदिर है। मंदिर उतना खास नहीं बना हुआ है अगर बनने के और उसके हिसाब से देखेंगे, आप धार्मिक चीज़ों में बिलीव करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे नेचुरल ब्यूटी, तो नेचुरल ब्यूटी वहाँ की बहुत अच्छी है। आज के कुछ क्वेश्चन है जो है आपके सामने है, आप उनको आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे लोग आंसर करते हैं, मैं उनका रोज़ नाम नहीं बता पाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको ध्यान से देखता नहीं हूँ। हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, अगर वहाँ पर कोई रिप्लाई करने लायक डाउट होता है लोगों का। तो आज का जो क्वेश्चन है आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। मैंने इसमें आपसे फाउंडर नहीं पूछा है, फाउंडर पूछता तो शायद क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता, थोड़ा हाई लेवल हो जाता। ये क्वेश्चन काफ़ी लो लेवल का है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि अंतिम राजा कौन था, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ी डायनेस्टी का उदय होता है, और वहाँ पर आपको उसके अंतिम राजा के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए जो इससे पहले था। नेक्स्ट है कि श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा आपका जैन धर्म। तो वो दो लोग कौन थे जिनके शिष्यों ने अलग अलग होकर बाद में श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग अलग, मतलब जैन धर्म के दो अलग अलग भागों में बांट दिया। उन दोनों के नाम बताने हैं आपको। ठीक है, उन दोनों के नाम बताने हैं आपको कि श्वेतांबर और दिगंबर को अलग अलग करने वाले जो दो लोग थे, उनके शिष्यों ने जिनको अलग किया, जिन्होंने वो लोग कौन थे। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन जो एक सिटी था आपका हड़प्पन सिटी के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, तो वो किस नदी के किनारे है। ठीक है, वो किस नदी के बैंक के ऊपर है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताने हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई सजेशन है, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि एक नई चीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी एक क्विज, सिंगल क्विज जो है वो अपलोड कर दी गई है, और आपका टेस्ट जो थर्ड है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ कोलैबोरेशन की बात हो रही थी थोड़ी सी एक दूसरे चैनल के साथ, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, और जब चीज़ें एक दूसरे के सहारे हो जाती हैं तो चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो मैं बस यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि थर्ड टेस्ट भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। साथ साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट की एक क्विज जो है वो अपलोड कर दी गई है। जो आपके टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज आएंगे, लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए एक क्विज अपलोड की गई है जो कि जनरल अवेयरनेस की ही है। क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हुए हैं,
तो उन क्वेश्चंस को आप जाके वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने ले रखा है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो लोग नहीं अभी तक मतलब जिन्होंने ख़रीदा नहीं है, टेस्ट नहीं ख़रीदा है, वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री है। इसका उस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है जो कि आपका एमजेई वाला है। एमजेई को जो टेस्ट सीरीज़ है वो अलग है, और ये जो है टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये अभी फ़िलहाल के लिए जो कुछ दी गई है बिल्कुल फ्री है। आप जाके उसको ट्राई करिए, और जैसा आपका रिस्पांस रहता है वो फीडबैक में आप ज़रूर दीजिएगा। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता रहे। लोगों ने शेयर करना बिल्कुल बंद कर दिया है, प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपको हर लेक्चर टाइम से मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।